हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है और मैं आपका स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ। आज का वीडियो हमारा हैशटैग डे 2 है, जिसमें हम हमारे अपकमिंग एग्जाम सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर हम तैयारी करते हैं एनसीईआरटी साइंस की। तो अगर आप साइंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर हमारी स्ट्रैटेजी है प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड और कंटेंट है आपका बायलिंगुअल। प्लस हम एक टॉपिक करते हैं और उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये सारा कंटेंट आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाता है। तो इन सब चीज़ों को ज़रूर देखिए, प्लस इस चैनल को रिकमेंड करिए और लोगों तक शेयर करिए, जिससे कि उन सब की प्रिपरेशन हो सके। ये चैनल नया है पर कोशिश कर रहा है आप सबकी चीज़ों को पूरा करने के लिए। हमने प्रीवियसली भी सीटेट की प्रिपरेशन करी है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है सबका। तो ये सेशन को मैं और अच्छा करना चाहती हूँ और अच्छे से आप सब तक अपने लेक्चर्स को डिलीवर करना चाहती हूँ। तो सहयोग आप सबका रहेगा तभी ये सब चीज़ें पॉसिबल है। तो ये मैं कंटेंट जो है प्रॉपर आपको एक-एक कंटेंट पढ़ा रही हूँ और इस तरीके से हम पढ़ेंगे जिस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और आप साथ ही साथ सीटेट के अलावा भी किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं, क्योंकि ये सारा कंटेंट है आपका एनसीईआरटी बेस्ड और सारे गवर्नमेंट एग्जाम में आपसे एनसीईआरटी से क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो चलिए ज़्यादा किसी का समय नहीं वेस्ट करूंगी, सीधा स्क्रीन पर चलते हैं और अपने आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो आज का चैप्टर देख लेते हैं, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। और इसका पहले कंटेंट कर रहे हैं और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। ये कंटेंट आपका प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड है, तो आप बिल्कुल भी इस पर बिलीव कर सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगी। इसके साथ साथ आपका डे 1 का जो हमने कंटेंट किया है उसकी भी पीडीएफ मैं आपको साथ ही साथ सेंड कर दूंगी। तो दोनों डेज को, अगर आपने डे 1 नहीं देखा है तो उसको जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। हमने उसमें करा है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। रोज़ की रोज़ आप वीडियो देखिए, ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं है। आप उसको 2x पर देखेंगे तो आपको 15 मिनट से 20 मिनट में आपका पूरा कंटेंट तैयार हो जाएगा विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इस सेशन को से ज़रूर जुड़िए, बहुत हेल्प मिलेगी। आइए आज का हम टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपका फिजिकल भौतिक परिवर्तन आखिर होता क्या है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो कि आपका साइज, शेप, कलर, स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस में को आप क्या बोलेंगे, एक तरह से फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बोलेंगे। ठीक है, किसी पदार्थ के आकार, साइज, रंग और अवस्था जैसे गुणों को उसका भौतिक गुण कहा जाता है। ठीक है, फिर अ चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगो चेंजेस इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड द फिजिकल चेंज। अब ये सारे गुण में अगर कोई बदलाव आ रहा है, ठीक है, ये सारे गुण में जो अगर कोई बदलाव आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, भौतिक परिवर्तन बोलेंगे। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अब एक भौतिक परिवर्तन आमतौर पर प्रतिवर्ती होता है। ठीक है, आपसे ये जो लाइन है आपकी, ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, आपसे एग्जाम में यही लाइन पूछी जाती है और कई बार कई एग्जाम्स में पूछी गई है। क्या लिख देते हैं कि ऑल फिजिकल चेंज इज रिवर्सिबल। ये आपको स्टेटमेंट दे दी जाती है और ये पूछा जाता है कि ये स्टेटमेंट सत्य है कि असत्य है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ये स्टेटमेंट है असत्य, क्योंकि आपका ऑल नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, जनरली रिवर्सिबल की बात हुई है। इसका मतलब यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि सारे परिवर्तन आपके क्या हो जाते हैं, सारे भौतिक परिवर्तन आपके रिवर्सिबल हैं। हम इस स्टेटमेंट पे नहीं पहुंच सकते। ऑल के स्टेटमेंट में ये बोल सकते हैं कि सम बोल सकते हैं या जनरली बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स आप यूज़ कर सकते हैं, पर ऑल टर्म नहीं यूज़ होगा। तो ऑल फिजिकल चेंजेस इज रिवर्सिबल ये गलत स्टेटमेंट हो जाती है। जैसे कि कांच का टुकड़ा, कांच का ये मेरे पास एक ग्लास था, अब इस ग्लास गिर के टूट गया, तो गिर के टूटने के बाद क्या हो गया, ये टुकड़े में कन्वर्ट हो गया। अब क्या मैं इस टुकड़े को वापस से इस तरीके से जोड़ सकती हूँ, या मेरे पास एक पेपर था, पेपर को मैंने फाड़ दिया, फाड़ के क्या हो गए, पेपर के पीसेस हो गए, तो क्या मैं वापस से इसको पेपर बना सकती हूँ। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि सारे जो भौतिक परिवर्तन हैं, देखो इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। ग्लास था, ये ग्लास पहले साजा ग्लास था, अक्खा ग्लास था, अब ये क्या हो गए, इसके टुकड़े हो गए, इसके पीसेस हो गए। तो इसका मतलब रहा तो ग्लास, ये पेपर था, अब पेपर के क्या हो गए, पीसेस हो गए। ठीक है, तो रहा तो इसकी प्रॉपर्टी में कोई, इसके गुण में कोई बदलाव नहीं आया, इसके भौतिक गुण में कोई बदलाव नहीं आया, ग्लास का ग्लास ही रहा, पेपर का पेपर ही रहा। पर क्या हो गया, ये इसके टुकड़ों में बदल गया। अब ये टुकड़े वापस से इसमें कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे।
ठीक है। ये टुकड़े इसमें से वापस कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, ये टुकड़े इसमें कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। इसीलिए क्या है कि ऑल फिजिकल चेंजेस इज रिवर्सिबल वाली स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। यहाँ पर सम हो या जनरली अगर लिख के आए तो ये स्टेटमेंट हमारी सत्य की तरफ जाएगी, ठीक है। ये बात आप सबको समझ आ गई होगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन थी, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा टाइम लगाया। अब बोलते हैं इन सच अ चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। तो सही बात है, जितने भी फिजिकल भौतिक परिवर्तन होते हैं कोई नया सब्सटेंस उसमें नहीं बनता है। इसके सारे एग्जाम्पल्स हम देखेंगे जो भी एनसीईआरटी के हैं, तो इसको ज़रूर अच्छे से देख लीजिएगा, क्वेश्चन उसी में से आते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल हो गए, ये आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं कि डिजोल्विंग ऑफ अ शुगर इन वाटर, फिर हो गया क्रशिंग ऑफ अ पेपर, मेल्टिंग वैक्स, बॉइलिंग वाटर। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस का मतलब क्या हो गया कि सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैशियस स्टेट में, इसलिए इसको सब्लिमेशन की प्रक्रिया बोला गया। अब जैसे आप इसके यहाँ पर जो इमेज लगी है इससे भी समझ सकते हैं कि कैन को क्रश कर दिया तो एक तरह से भौतिक चेंज है, मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब ये भी एक तरह से भौतिक चेंज है, बॉइलिंग ऑफ वाटर भी भौतिक चेंज है, मिक्सिंग सैंड विथ वाटर ये भी एक तरह से भौतिक चेंज है, क्योंकि कोई नया चीज़ नहीं बन रही है, ठीक है। फिर ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, डिजोल्विंग वाटर इन शुगर इन वाटर, श्रेडिंग पेपर, चॉपिंग वुड। अब क्या वुड को अगर वुड के इस तरह से टुकड़े, लट्ठे के टुकड़े बना के क्या अब वापस से साजा वुड बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो इसीलिए बोला गया कि ऑल की नहीं समझेंगे। जनरली सारे फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, वो रिवर्सिबल होते हैं, पर कुछ क्या होते हैं इरिवर्सिबल, अपरिवर्ती हैं। आप वापस से उसको चेंज वापस से क्या है उसको वापस से उसकी इनिशियल स्टेट जैसे पहले थी वैसे नहीं ला सकते। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, ठीक है। ये सब इसके एग्जाम्पल्स हो गए। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब बात आ जाती है केमिकल चेंजेस की। रासायनिक बदलाव में तो सबसे बड़ी बात होती है कि इसमें एक नया सब्सटेंस बनता है, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, एक नया सब्सटेंस बनता है। और साथ ही साथ क्या हो जाता है, आइए और पॉइंट्स देखते हैं इसके। अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल चेंज। अ केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। एक केमिकल चेंज क्या है, केमिकल रिएक्शन भी कहलाती है। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ में अगर केमिकली बदलाव हो रहा है तो एक रिएक्शन के थ्रू ही हो रहा होगा, इसीलिए यहाँ पर इसको केमिकल रिएक्शन नाम दिया गया, ठीक है। जैसे वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हों रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक प्रतिक्रिया भी कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल्स आपके ये सारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं और आपसे एग्जाम में भी एनसीईआरटी के ही एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड, राइपनिंग ऑफ फूड मतलब फूड जो फ्रूट्स हैं उनका पकना, फिर फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, फिर बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, बर्निंग ऑफ कोल, वुड, लीव्स, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये सारे क्या हो गए आपके रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल्स हो गए। आइए अब देख लेते हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स को आपको डीपली इसलिए पढ़ना है क्योंकि ये एग्जाम्पल्स पूछ लिए जाते हैं किसी न किसी रूप में। जैसे कि सबसे पहला आपका एग्जाम्पल हो गया रासायनिक परिवर्तन का, कि आपका जो मैग्नीशियम का रिबन है और इस मैग्नीशियम के रिबन को अगर आप कैंडल की फ्लेम में क्या करते हैं, बर्न करते हैं, तो क्या होता है, वाइट लाइट आपको देखने को मिलती है। तो इससे क्या मतलब हुआ कि आपके पास जो मैग्नीशियम का रिबन था, इसको जब आपने हीट कर दिया तो क्या हो गया, इसके अंदर केमिकल चेंजेस आए और उस केमिकल चेंजेस से क्या हो गया, वाइट लाइट आपको देखने को मिली। तो इसका मतलब इसमें एक कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई, उस कारण से ये सब हुआ। अब ये क्या रासायनिक अभिक्रिया होती है, आइए उसको देख लेते हैं। व्हेन इट कंप्लीटली बर्न्स इट लीव अ बिहाइंड अ पाउडरी ऐश। जब इसको, जैसे मैग्नीशियम है Mg और इसको ऑक्सीजन में क्या किया, इसको ऑक्सीजन के साथ क्या किया, हीट किया गया, बर्न किया गया, तो क्या बन गया, आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये आपका एक तरह से पाउडरी ऐश है, ठीक है। फिर इसको क्या किया, इसको आपने वापस से क्या किया, पानी के साथ इसकी अभिक्रिया करवाई और आपको क्या देखने को मिला कि यहाँ पर MgOH होल ट्वाइस मिला। तो ये क्या बन गया, आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, ये एक तरह का बेस है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने ज़रूरी हैं, एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं और पूछे जाते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम का रिबन मोमबत्ती की लौ में जलता है और यह सफ़ेद रोशनी से जलता है। तो जब यह पूरी तरह जल जाता है तो अपने पीछे चूर्ण जैसी राख छोड़ देता है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की अभिक्रिया होती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड जब पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आपकी नेक्स्ट ये रिएक्शन जो है ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज में भी आपको देखने को मिलेगी, रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। और ये रिएक्शन हमारी इसमें भी है। ये रिएक्शन किसके हिसाब से है, आपका केमिकल चेंज के हिसाब से है। जैसे कि
इसमें क्या बताया गया है कि आपके पास क्या है, एक सॉल्यूशन है, सॉरी एक पाउडर्ड सॉल्यूशन है जिसको बोलते हैं कॉपर CuSO4। इस CuSO4 को क्या किया, सबसे पहले इसको ऐड कर दिया किसमें, इसमें पानी ऐड कर दिया, और पानी के ऐड करने से क्या किया, इसमें एक तरह का घोल बन गया। अब जब ये घोल बन गया तो ये इसमें आपने ऊपर से ऐड कर दिया क्या, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब H2SO4। तो इसमें क्या, इससे ये समझ में आया कि आपको जो सॉल्यूशन मिला वो सॉल्यूशन कौन सा मिला, आपको मिला ब्लू कलर का आपको सॉल्यूशन देखने को मिला। अब इस सॉल्यूशन में अगर क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन में मान लो मेरे पास एक ब्लेड है, और ब्लेड किसका है, मेरे को ये सॉल्यूशन प्राप्त हो गया। इस सॉल्यूशन में मैंने क्या किया, एक ब्लेड डाल दिया, और ये ब्लेड आपका है किसका, आयरन का। अभी तक ये सॉल्यूशन का कलर क्या है, इस सॉल्यूशन का कलर है आपका ब्लू कलर का, ठीक है। पर जैसे ही इसमें मैंने आयरन डाला, ये क्या हो जाएगा, आपका सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा, और किस में परिवर्तित हो जाएगा, ये सॉल्यूशन का कलर अब ग्रीन कलर का होगा। तो इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ तो अभिक्रिया हुई होगी, जो कि आयरन, जो कि आपका ब्लेड था, और CuSO4 इसमें क्या था, एक सॉल्यूशन था CuSO4 का ब्लू कलर का, जो कि पूरी रिएक्शन के थ्रू हुआ था। तो उसकी वजह से ये ग्रीन कलर जो आया, तो ये एक अभिक्रिया के थ्रू आया होगा। तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी आपकी, कि कॉपर सल्फेट CuSO4 और प्लस आयरन की रिएक्शन हुई, तो क्या हो गया, FeSO4 बन गया, और प्लस आपका Cu रिलीज हो गया। और ये CuSO4 क्या था, आपका ब्लू कलर का था, और इस ब्लू कलर से क्या हो गया, ग्रीन कलर में परिवर्तित हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरह से केमिकल चेंज है। अब इसको आपको रिएक्टिविटी सीरीज में ही पढ़ना होता है कि क्यों इसने इसके साथ रिएक्शन करी, इसलिए करी क्योंकि आयरन क्या है, आयरन आपका मोर रिएक्टिव है। इसको हम कैसे समझते हैं, इसको हम इस तरह से समझते हैं, जैसे आपकी रिएक्टिविटी सीरीज हो गई, कालू नाम का मदारी आलू ज़रा फीके पकाता है। तो ऊपर क्या हो गया, ऊपर आपके हाईली रिएक्टिव हो गए, और जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे आपकी रिएक्टिविटी सीरीज में जो उसकी एफिनिटी है रिएक्टिविटी की, वो धीरे धीरे कम होती जाती है। तो आपका पोटेशियम सोडियम ये सब क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, मेटल्स होते हैं। तो इनकी क्या है, इसमें आपका आयरन हो गया, और आयरन की रिएक्शन क्या हुई, नीचे आपका कॉपर है, तो नीचे कॉपर है और उसके ऊपर आयरन है, तो आयरन जो ऊपर रहेगा उसकी वो क्या होगा, रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, इसके हिसाब से वो क्या है, मोर रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू जो नीचे वाला है। तो इसीलिए क्या किया इसने, इसको CuSO4 को रिप्लेस करके अपनी जगह बना ली, और FeSO4 बन गया, और Cu रिलीज हो गया, ठीक है। तो ये तो रिएक्टिविटी सीरीज में हमें वहाँ भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिजॉल्व अबाउट अ टीस्पून ऑफ, जस्ट अ सेकेंड, डिजॉल्व अबाउट अ टीस्पून ऑफ कॉपर सल्फेट, जिसको ब्लू विट्रॉल या नीला थोथा भी बोलते हैं, इन अबाउट हाफ कप ऑफ वाटर इन अ ग्लास टम्बलर और बीकर, एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द सॉल्यूशन, यू शुड गेट अ ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन, ठीक। द चेंज ऑफ कलर of the solution from blue to green is due to the formation of iron sulfate, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन थी कॉपर CuSO4 की किसके साथ, आयरन के साथ, और क्या बना रहा है, FeSO4 बना रहा है, और प्लस Cu रिलीज हो जा रहा है। तो ये आपकी रिएक्शन इस तरीके से हुई। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपकी केमिकल चेंजेस में रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब आयरन में क्या है, जंग लगना, लोहे के ऊपर जंग लगना। तो द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग इक्वेशन। इसमें क्या है, आयरन की रिएक्शन हो रही है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और प्लस आपका वाटर है, और ये क्या बना रहा है, रस्ट बना रहा है, जिसको आप Fe2O3 के नाम से जानते हैं, या आप इसको आयरन ऑक्साइड भी बोलते हैं। तो इसकी ये रिएक्शन आपको याद रखनी है, ठीक है। इसमें किसके साथ अभिक्रियाएं हुई हैं, इसमें सबसे पहले आपकी ऑक्सीजन के साथ हुई है, और दूसरी आपकी वाटर के साथ हुई है। इसका मतलब ऑक्सीजन और वाटर दोनों होता है तभी रस लगती है, आपने देखा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट। तो ये स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसमें सबसे पहली बात है कि विनेगर एसिटिक एसिड को जब बेकिंग सोडा के साथ क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन कराते हैं, और बेकिंग सोडा आपका क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। और इसकी रिएक्शन किसके साथ, एसिटिक एसिड के साथ हुई, तो क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, और अदर सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, इसको क्या करते हैं, ये जो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिली, तो इसको क्या करेंगे, ये आपके साथ, ये यहाँ पे क्या था, विनेगर प्लस बेकिंग सोडा, NCERT की ही इमेज है, और इसमें क्या है, यहाँ से
जब इसकी रिएक्शन कराई तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया, ये लाइम वाटर में क्या किया, इसको ब्लो करवाया। अब ब्लो कराने से क्या हो जाएगा, ये लाइम वाटर जो था, जो कि पहले ट्रांसपेरेंट था, ठीक है, जिसके हम आर पार देख सकते थे, PRENT, ट्रांसपेरेंट था, वो कैसा हो जाएगा, वो आपका मिल्की कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यही टेस्ट किसका हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट होता है। कैसे पता लगा कि ये मिल्की, जैसे ही अगर ये मिल्की चेंज हो जाएगा ट्रांसपेरेंट से मिल्की कलर में, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि जो गैस बन रही है ये कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसकी अभिक्रिया के कारण ये पूरा परिवर्तन देखने को मिल रहा है, ठीक है। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू अ लाइम वाटर कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म। और ये ऐसा होता क्यों है मिल्की कलर, क्योंकि यहाँ पर बन जाता है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैल्शियम कार्बोनेट। ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसीलिए इसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक। किस तरह से देखिए क्वेश्चन पूछते हैं वो भी हम देखेंगे, वो सारे मैंने PYQs लगाए हुए हैं। और आपका बिहार के जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है तो उसके लिए भी ये सब वीडियोस बहुत हेल्पफुल हैं। एक तरह से आप इसको जल्दी जल्दी 2x पे लगा कर रिविजन करते रहिएगा। जो कमी आपके थ्रू अगर रह गई है उन सब कमी को दूर भी कर लीजिएगा। When carbon dioxide is passed through lime water, calcium carbonate is formed, which makes lime water milky. The turning of lime water into milky is a standard test of carbon dioxide, ठीक है। सिरका बेकिंग सोडा के साथ रिएक्शन कराता है, जो कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य पदार्थ को बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को चूना पानी, जिसको आप CaOH होल ट्वाइस से, देखो एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है आपको याद रखनी, लाइम वाटर इसका फॉर्मूला हो जाता है CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। CaOH इसको फिर से लिख देती हूँ, लाइम वाटर इसका फॉर्मूला हो जाएगा CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। लाइम वाटर का फॉर्मूला है CaOH होल ट्वाइस। इसको एक और नाम से जाना जाता है आपका हिंदी में चूना पानी, ठीक है। इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से भी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या लाइम वाटर बात एक ही होती है, ठीक है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जो चूने के पानी को दूधिया बना देता है। चूने के पानी का दूधिया पानी में बदलना कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट का एक मानक परीक्षण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। किस तरीके से जंग जो लग रही है उसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं। तो कुछ तरीके हैं जो कि आप प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले अगर उसको कोट कर दिया जाए सरफेस को, किससे, पेंट या ग्रीस से कोट लगाना। फिर टू डिपॉजिट अ लेयर ऑफ मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक ऑन आयरन। दूसरा क्या है, लोहे पर क्रोमियम या जिंक की धातु की परत को जमा करना। अब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन, या इसको गैल्वेनीकरण कहा जाता है। लोहे पर जस्ता की परत जमा करने की इस प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहा जाता है। हम अपने घरों में पानी ले जाने के लिए जिन लोहे के पाइपों का उपयोग करते हैं उन्हें जंग लगने से बचाने के लिए गैल्वेनाइज्ड किया जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। गैल्वेनाइजेशन क्या है, आपकी कोटिंग ऑफ या डिपॉजिट करते हैं एक लेयर को, जो आपकी किसकी बनी होती है, तो क्रोमियम की बनी होती है या जिंक की बनी होती है, किस पे, आयरन के ऊपर। तो इस कोटिंग को आपको ये याद रखना है कि क्रोमियम की कोटिंग होती है और जिंक की कोटिंग होती है किस पे, आयरन के ऊपर, और इस प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है। नेक्स्ट बात होती है कि स्टेनलेस स्टील इज मेड बाय मिक्सिंग आयरन विद कार्बन एंड मेटल लाइक्स क्रोमियम, निकल, मैग्नीज, इट डज नॉट रस्ट। जो आपका स्टेनलेस स्टील होता है, ये स्टेनलेस स्टील किससे बना है, आपका इस सारी चीज़ों से बना हुआ है। तो स्टेनलेस स्टील का आपको ये पता होना चाहिए कि किस किस कंपोनेंट्स को मिला के या किस किस मेटल या और भी जितनी भी धातुएं हैं इनको मिला के आपका किस तरीके से स्टेनलेस स्टील बना हुआ है। तो मैं इसको यहाँ पर लिख दे रही हूँ, तो इसको आप भी ज़रूर नोट कर लीजिएगा। तो इसको नोट करेंगे ध्यान से। आपका स्टेनलेस स्टील किस किस चीज़ों से बना होता है, आपका आयरन हो गया, प्लस इसमें क्रोमियम हो गया, प्लस इसमें निकल हो गया, प्लस इसमें कार्बन हो गया, प्लस इसमें सिलिकॉन हो गया, प्लस इसमें मैग्नीज हो गया, ठीक है, Mn। तो इस सब से मिलकर क्या बना होता है, स्टेनलेस स्टील। चलिए इसको हिंदी में भी देख लेते हैं कि लोहे पर क्रोमियम या जिंक जैसी धातु की परत को जमाना, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं। हम अपने घरों में पानी ले जाने के लिए जिन नलों या पाइपों का उपयोग करते हैं उन्हें जंग लगने से बचने के लिए गैल्वेनाइज किया जाता है। स्टेनलेस स्टील लोहे को मिलाकर बनाया जाता है जिसमें कार्बन और धातुएं जैसे
के साथ क्रोमियम, निकल और मैग्नीज यह जंग नहीं लगने देते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्रिस्टलाइजेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं क्रिस्टलीकरण। तो क्रिस्टलाइजेशन क्या है कि अगर किसी भी हमारे पास सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन को क्या किया, इस मान लो मेरे पास इसमें सॉल्यूशन है, तो इसको क्या किया, इससे हीट किया, और हीट करने से क्या हो गया, ये हीट करने के बाद इसको फिल्टर पेपर पे क्या कर लिया, छान लिया। तो फिल्टर पेपर पे छानने के बाद क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको कुछ क्रिस्टल्स देखने को मिलेंगे, कुछ इस तरीके से आपका लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया, क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो गया। तो इसी को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। आइए देख लेते हैं। क्रिस्टलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस थ्रू विच द एटम मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस अरेंज देमसेल्फ इन अ वेल डिफाइंड 3-dimensional लैटिस एंड कंसिक्वेंटली मिनिमाइज द ओवरऑल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो मेन क्या चीज़ है कि आपका कोई भी कोई एटम या मॉलिक्यूल या सब्सटेंस जब एक किसी वेल डिफाइंड अरेंजमेंट में अरेंज हो जाते हैं, जो कि 3-dimensional लैटिस है, इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। लार्ज क्रिस्टल ऑफ क्लोज सब्सटेंसेस कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन है जो कि मैंने आपको बताया, इससे क्या है कि आप क्रिस्टल्स का रूप ले सकते हैं। अब इसकी प्रक्रिया किस तरीके से होती है, प्रोसेस क्या है, टेक अ कप फुल ऑफ वाटर इन अ बीकर एंड एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या किया, पानी था और पानी में क्या किया आपने, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को ऐड कर दिया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। व्हेन इट स्टार्ट्स बॉइलिंग ऐड कॉपर सल्फेट। अब जब ये क्या होगा, हीट करने लगेगा, तो इसमें और क्या डाल दिया, कॉपर सल्फेट के पाउडर को डाल दिया। ठीक है, और इसको धीरे धीरे हिलाते रहे। अब क्या किया, जब ऐसा सब कर रहे हैं, यहाँ से कंटिन्यू हीट हो रहा है, अब इसको क्या किया, एक फ़िल्टर पेपर पे लाकर इसको फ़िल्टर किया। तो फ़िल्टर करने के बाद इसको क्या किया आपने, ठंडे समय के लिए रख दिया, थोड़े समय के लिए ठंडा हो जाए। और जब अब ठंडा हो जाएगा तो देखा जाएगा कि इस फ़िल्टर पेपर पे कुछ इस तरीके से क्रिस्टल्स देखने को मिल रहे हैं, और ये बहुत शाइनी ब्लू कलर होता है, बहुत सुंदर सा ब्लू कलर होता है, बहुत अच्छा लगता है एक्सपेरिमेंट करके। तो बहुत ही लोगों ने किया होगा एक्सपेरिमेंट, जिसने किया है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपने इस एक्सपेरिमेंट को, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कॉपर सल्फेट को आपने किया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, क्रिस्टलीकरण हो गया। ठीक, अब आ जाते हैं हम अपने PYQs को। तो यहाँ तक हमारा पूरा कंटेंट था जो कि आपका NCERT का था, वो फिनिश होता है। अब आइए इसको टेस्ट कर लेते हैं कि हमने कितनी नॉलेज को गेन किया है। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, A few drops of sulfuric acid are added to copper sulfate powder and a small amount of hot water. On cooling, the above blue color crystals are separated. Step A क्या है आपका, step A is a physical change, but अब जस्ट अ सेकेंड, एंड स्टेप बी इज़ अ फिजिकल चेंज। तो आपको ये बताना है कि आपको जो जस्ट हमने क्रिस्टलीकरण का एग्जाम्पल लिया, जो हमने देखा था अभी जस्ट पीछे, ये देख सकते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन से ही आपका क्या है, क्वेश्चन आ गया, सेम NCERT के का ये क्वेश्चन है, और साथ साथ आपका CTET में पूछा गया है। तो देखिए किस तरह से सेम क्वेश्चन पूछा गया है। आइए इसको समझ लेते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन आपका किस तरीके का चेंज है। ठीक है, तो अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, चरण ए क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ बूंदों को कॉपर सल्फेट पाउडर और थोड़ी मात्रा में गर्म पानी से मिलाया गया। ठीक है, फिर जब वो ठंडा हो गया होने पर उपयुक्त नीले कलर का क्रिस्टल अलग हो जाते हैं। ठीक है, ऑन कूलिंग द अबव ब्लू कलर क्रिस्टल्स आर सेपरेटेड। तो मेन क्या चीज़ थी, वही था, एक सॉल्यूशन बनाया था और इसको हीट करने लगे थे, और उसके बाद जब फिल्टर पेपर पे इसको छोड़ दिया गया तो कुछ क्रिस्टल्स रूप में फॉर्म हुआ। ठीक है, तो आपका स्टेप ए क्या है, फिजिकल चेंज है, क्या स्टेप ए भौतिक चेंज है, और स्टेप बी फिजिकल चेंज है। स्टेप ए आपका फिजिकल चेंज है या स्टेप बी आपका फिजिकल चेंज है। तो देखो जिसमें क्या किया, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर एडेड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें क्या था, ये आपका भौतिक चेंज होगा। देखो इसमें क्या था ना, थोड़ा विवाद था इस क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन का आंसर सब कुछ गड़बड़ आ रहा था लोगों का। जैसे कि इसमें क्या है, फर्स्ट वाला ऑप्शन और थर्ड वाला ऑप्शन बहुत ज़्यादा क्लियर है। आपके आंसर की में ऑप्शन नंबर 3 को करेक्ट माना गया था, क्योंकि ए को क्या मान लिया इन्होंने, एक केमिकल चेंज मान लिया, और स्टेप बी को क्या मान लिया, फिजिकल चेंज मान लिया। पर खुद सोचो एक कि अगर ये सॉल्यूशन है मेरे पास जिसमें कि आपका H2SO4 पड़ा हुआ है, और इसमें क्या डाल दिया, CuSO4 डाल दिया, तो कुछ ना कुछ तो अभिक्रिया हुई होगी। पर क्या है कि CuSO4 जो आपका ब्लू कलर का ये सॉल्यूशन था, ये ब्लू कलर के सॉल्यूशन से क्या था, आपने जब इसको फिल्टर किया हीट करने के बाद, तो आपको क्रिस्टल्स मिले, किसके क्रिस्टल्स मिले, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स मिले। तो एक तरह से ये देखा जाए कि आपका कोई भी चीज़ में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, सिर्फ आपका क्या था, पहले लिक्विड फॉर्म में था, और लिक्विड फॉर्म से क्या हो गया कन्वर्ट, आपका ये क्रिस्टल्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो इसमें ए ऑप्शन भी मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन भी ठीक लग रहा है, और आपके आंसर की में क्या है,
जो थर्ड ऑप्शन को करेक्ट माना था। तो पर हमें अपने आंसर की के हिसाब से ही चलना है, तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो आप इसका ऑप्शन आंसर की के हिसाब से किसको मानेंगे, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट उत्तर है, जिसमें क्या है चरण ए रासायनिक परिवर्तन है और आपका चरण बी जो है भौतिक परिवर्तन है। भौतिक इसलिए बोला गया क्योंकि कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन था, पाउडर से क्या बन गया आपका क्रिस्टल्स बन गया, और क्रिस्टल किसका बन गया आपका कॉपर सल्फेट का बना। पर केमिकल चेंज क्यों बोला गया, क्योंकि इसमें H2SO4 के साथ अगर अभिक्रिया हो रही है, इसमें पानी प्रेजेंट है और प्लस आपका CuSO4 प्रेजेंट है, तो कुछ ना कुछ तो रासायनिक अभिक्रिया हुई ही होगी, तो इसलिए इसने क्या बोला, इस हिसाब से ये केमिकल आपका रासायनिक परिवर्तन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। अब आपको देखना है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो देखो नहीं है, उदाहरण क्या हो जाएगा, तो अब इसके हिसाब से तो देखो आपका क्रिस्टलाइजेशन जो है वो आपका एक तरह से रासायनिक प्रक्रिया होना चाहिए। तो आप खुद देखिए कि थोड़ा सा क्या है, विवादित है क्वेश्चन ये जो पिछला हमने करा। तो अब इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, देखो डाइजेशन ऑफ फूड, तो डाइजेशन ऑफ फूड में क्या है, क्या फिजिकल चेंज है, तो नहीं, ये भौतिक परिवर्तन नहीं है, ये तो आपका केमिकल चेंज है, तो ये तो नहीं होगा। आपको क्या देखना है, कौन सा नहीं है, इसका मतलब हमें ये देखना है कि कौन सा फिजिकल चेंज है। तो क्या ऑप्शन नंबर ए फिजिकल चेंज है, भोजन का पाचन, तो नहीं, ये फिजिकल चेंज नहीं है। ठीक है, फिर फर्मेंटेशन, तो फर्मेंटेशन की प्रक्रिया में भी तो कोई एक रिएक्शन होती है। ठीक, तो ये भी कौन सी हो गई, ये आपकी फिजिकल चेंज नहीं है। ठीक है, बी किण्वन भी आपका फिजिकल चेंज नहीं है, फोटोसिंथेसिस भी नहीं है। तो आपका लास्ट ऑप्शन आ गया क्या, क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलीकरण। इसमें क्या है आपका कॉपर सल्फेट से, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को जब हीट करते हैं और इसको जब फिल्टर करते हैं तो क्या बन जाता है, कॉपर सल्फेट के आपको क्रिस्टल्स देखने को मिलते हैं। तो ये क्या हो गया, एक तरह का भौतिक परिवर्तन हो गया। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको करेक्ट स्टेटमेंट का चयन करना है। जैसे कि हो गया, बर्निंग ऑफ अ वुड इज अ फिजिकल एंड इरिवर्सिबल चेंज। देखो बर्निंग ऑफ अ वुड, अगर क्या हो गया, आपने लकड़ी को जला दिया, तो क्या ये भौतिक परिवर्तन है, तो ये तो गलत बात है भाई, ये भौतिक परिवर्तन नहीं है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका रासायनिक परिवर्तन है, ये आप इसको केमिकल चेंज बोल सकते हैं। लकड़ी जलाना और एक भौतिक या अपरिवर्तनीय परिवर्तन है, तो ये इरिवर्सिबल तो है, बात सही है, ये आपका इधर ठीक लिखा है, पर ये फिजिकल ना होकर ये केमिकल है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत हो गया। बॉइलिंग ऑफ अ वाटर इज अ केमिकल एंड रिवर्सिबल चेंज, तो बॉइलिंग ऑफ अ वाटर क्या है आपका, क्या ये केमिकल चेंज है, तो नहीं, ये केमिकल चेंज नहीं है, ये आपका क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज हो जाएगा, और ये आपका रिवर्सिबल है, बात ठीक है। फिर ग्राइंडिंग ऑफ वुड इनटू अ सॉडस्ट इज अ फिजिकल चेंज एंड इरिवर्सिबल। अब क्या बोला कि वुड को, एक मेरे पास लट्ठा है, किसका, लकड़ी का लट्ठा है, और इसको क्या किया, इसको एक बुरादा बना दिया, ऐसे चूरे चूरे बना दिए, तो ये क्या है, क्या ये भौतिक गुण है, तो हाँ ये बात सही है कि लकड़ी ही नहीं, लकड़ी से बुरादा बन गया, तो ये फिजिकल चेंज है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, पर ये एक इरिवर्सिबल है। क्यों इरिवर्सिबल है ये चेंज, क्योंकि अब इसमें मैं लकड़ी के इस चूरे से मैं वापस से लकड़ी का लट्ठा जो है वो नहीं बना सकती, इसलिए ये इरिवर्सिबल चेंज है, बात सत्य है। इसी हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। लकड़ी को पीसकर बुरादा बनाना और एक भौतिक और अपरिवर्तनीय है, ये बात बिल्कुल सत्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अब इसमें से जो मैंने आपको क्या बताया था वो आपका पास स्टेटमेंट आ गया कि ऑल फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल। क्या सारे फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं, तो ये बात हो जाए। आपको सही स्टेटमेंट का चयन करना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इसका आपको चयन करना है। तो क्या सारे चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं, तो ये बात गलत होती है। यहाँ पर अगर लिखा होता सम चेंजेस या जनरली फिजिकल चेंजेस, तो ये आपका ठीक हो जाता, तो ऑप्शन नंबर 1 इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑल केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल, ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पर ऑल नहीं होगा, यहाँ पर अगर सम होता, जनरली होता, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता। तो इसके हिसाब से नीदर नॉर बी आपका करेक्ट उत्तर है, मतलब सभी रासायनिक परिवर्तन अपरिवर्तनीय है, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड, निम्नलिखित चरण शामिल हैं। एक डेयरी संयंत्र में स्पष्ट मक्खन घी तैयार करने के लिए, इन अ डेयरी प्लांट टू प्रिपेयर क्लैरिफाइड बटर घी। अब क्या क्या चीज़ हो सकती है, विच ऑफ द फॉलोइंग अबव स्टेप्स आर फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंजेस। अब आपको ये बताना है कि कौन कौन से इसमें स्टेप्स में आपका फिजिकल और केमिकल चेंज है।
चलिए, तो मिल्क का जो सबसे पहला है कि जस्ट अ सेकेंड, हाँ, दूध का पास्चराइजेशन। तो ये आपका क्या हो जाएगा, दूध को क्या करते हैं इसमें गर्म करते हैं, ठीक है, हीट करते हैं और फिर एकदम से ठंडा कर देते हैं। तो ये एक तरह क्या हुआ कि मिल्क का क्या कर दिया, मिल्क में ही परिवर्तन रहा। तो मिल्क में कोई परिवर्तन नहीं रहा, मतलब परिवर्तन नहीं बोलेंगे इसको, कि मिल्क का मिल्क ही रहा। और क्या किया इसमें, सिर्फ इसकी क्या कर दी, इसकी लाइफ को बढ़ा दिया, कैसे, पास्चराइज करके। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका फिजिकल चेंज हो गया, ठीक है, पहला वाला। दूसरी बात आती है कि देन मिल्क इज सेट इनटू कर्ड। अब जब मिल्क किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो रहा है, इसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया लग रहा है। तो ये क्या हो गया, मिल्क जब कर्ड में कन्वर्ट हो गया तो ये आपका केमिकल चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आपका सी वाला जो ऑप्शन है वो, तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है, आपका ये केमिकल चेंज हो गया, ठीक है, ए बी वाला। फिर कर्ड इज चर्न इन सेंट्रीफ्यूज टू सेपरेट बटर। तो ये क्या है, कर्ड को क्या किया, जो कर्ड बचा उसको सेंट्रीफ्यूज कर दिया और इससे क्या बन गया, बटर। तो कर्ड से क्या किया, सिर्फ उसको मथनी से मथा, एक तरह से सिंपल भाषा में समझें, और बन गया क्या, बटर। तो इसमें कोई अलग से रासायनिक परिवर्तन तो नहीं हुआ। तो ये आपका क्या हो गया, फिजिकल चेंज हो गया, ठीक है। फिर बटर इज हीटेड टू गेट टेरिफाइड बटर। अब इस बटर को क्या करेंगे, इसको बटर जो हमें मथनी से मथ के मिला उससे क्या बन गया आपका, इसको जब हीट किया तो क्या बन गया, बटर बन गया, जो हम इसको स्टोर करके रखते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, कुछ केमिकल बदलाव हुए होंगे। तो ये भी क्या है, आपका केमिकल चेंज है। फिल्टर्ड एंड पैक्ड क्या हो जाएगा, इसमें सिर्फ पैक करना है और फिल्टर करना है। तो ये भी क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपके फिजिकल चेंज में क्या आ गए, फिजिकल चेंज में आ गए ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और ई ऑप्शन। तो ए सी ई आप कहाँ देख सकते हैं, ए सी ई ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 में आपको ए सी ई देखने को मिलेगा। इसके हिसाब से आपका केमिकल चेंज क्या क्या हो जाएगा, आपका बी वाला ऑप्शन और आपका डी वाला ऑप्शन। तो आपका ऑप्शन ये वाला, ये बी है और ये डी है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस। अब आप देख सकते हैं ना किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आपने को सारी चीज़ों को एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए। जैसे पहला है टर्निशिंग ऑफ सिल्वर कप, चांदी के कप का धूमिल होना। तो एक तरह से क्या हो गई, ये एक रिएक्शन हो गई। तो आपका केमिकल, आपको रासायनिक परिवर्तन देखने हैं। तो रासायनिक परिवर्तन, तो ये तो केमिकल चेंज है, ठीक है। सब्लिमेशन ऑफ नैप्थलीन बॉल, नैप्थलीन बॉल का क्या हो रहा है, सब्लिमेशन हो रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका फिजिकल चेंज हो गया। डायरेक्ट आपका नैप्थलीन बॉल से क्या है, आपका सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो ये तो आपका भौतिक परिवर्तन हो गया। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में वाटर की रिएक्शन हो रही है, वाटर टूट रहा है, ठीक है। तो ये कौन सी प्रक्रिया हो गई, ये आपकी केमिकल चेंज की प्रक्रिया हो गई। फिर कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, स्टीम का कंडेंस होना। तो स्टीम बना, पानी को उबाला, पानी को उबालने से क्या हो, यहाँ से भाप बनी और भाप क्या हो गई, सेटल हो गई। तो ये स्टीम के, ये भाप थी, स्टीम थी, और स्टीम जब कंडेंस हो गई तो क्या हो गया, भाप इधर बनी और भाप क्या है, वापस से सेटल होकर क्या बन जाएगी, पानी बन जाएगी। तो ये कैसा परिवर्तन है, ये भी आपका फिजिकल परिवर्तन है, ठीक है। फिर ड्राइंग ऑफ वायर ऑफ एल्यूमिनियम, एक एल्यूमिनियम है मेरे पास, एल्यूमिनियम की शीट। एल्यूमिनियम की शीट से मान लो मैंने क्या बना दिया, इसके तार बना दिए। तो ये भी क्या हो गया, आपका फिजिकल परिवर्तन है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। तो इसके हिसाब से आपका सिर्फ आपको देखना था रासायनिक परिवर्तन। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। तो आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में ये करेक्ट उत्तर देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, अ कोटिंग ऑफ विच मटेरियल इज कॉमनली डिपॉजिटेड ऑन आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम करोजन एंड फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ रस्ट। तो किसकी कोटिंग होती है, जिंक की कोटिंग होती है ऑन आयरन, ठीक है, या फिर क्रोमियम की कोटिंग होती है ऑन आयरन। और ये दोनों का प्रोसेस क्या हो जाता है, गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनीकरण, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू क्लियर लाइम वाटर सॉल्यूशन। अब देखिए, आपने जो कार्बन डाइऑक्साइड का स्टैंडर्ड टेस्ट देखा था जिसमें लाइम वाटर का इस्तेमाल हुआ था और ये बता रहा था अगर लाइम वाटर मिल्की कन्वर्ट हो जा रहा है, इसका मतलब उसमें कैल्शियम CaCO3 क्या है, जमा हो जा रहा है। इस जमा होने से ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में जमा हो रहा है, इसीलिए क्या है, सॉल्यूशन का कलर मिल्की हो जा रहा है।
तो ये क्या था, स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड था। ठीक है, तो यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को साफ चूने के पानी के घोल में प्रवाहित किया जाता है तो यह दूधिया हो जाता है। चूने के पानी का दूधिया रूप किसके कारण होता है, तो ये दूधियाकरण हो जाता है आपका प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़ नहीं, प्रेजेंस ऑफ इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। सॉल्युबल नहीं होते, सॉल्युबल होते तो घुल जाएंगे, तो इनसॉल्युबल है इसलिए क्या है, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, और जब आप इसको छोड़ देंगे तो सेटल डाउन हो जाएंगे। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, प्रेजेंस ऑफ इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट, अघुलनशील कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति के कारण ये सब चीज़ें होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यही था हमारा आज का पूरा सेशन। तो यहाँ पर मैंने आपको PYQs भी लगवा के दिखाए कि किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अलग से भी हम सारे PYQs जितने भी अभी तक हुए हैं सेट वाइज अब स्टार्ट कर देंगे। धीरे धीरे एक एक सेशन को लेकर मैं इसको कंप्लीट करा दूंगी, और चैनल से जुड़े रहिए, आपको रोज़ एक वीडियो मिलेगा। इसके बाद आपको मैंने PPTs 2-3 बना के रखी हुई है। नेक्स्ट चैप्टर में जब आपको नेक्स्ट अपलोड करूँगी नेक्स्ट डे, तो आपको बता दूँगी कौन सा चैप्टर हम करेंगे। सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, बड़े बड़े चैप्टर्स भी हम सब करेंगे। तो सब बस जुड़े रहिए चैनल से, आपको ये NCERT की सीरीज़ हर एग्जाम्स में हेल्प करेगी, और टेलीग्राम चैनल पर आपको उसको PDF मिल जाएगा। तो बस बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, चैनल से जुड़ जाइएगा। कंटेंट बाइलिंगुअल है, आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।